सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ वो जो टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज चेंज कर सकता है लेकिन नेट चार्ज कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज कंजर्व का मतलब ये नहीं समझ लेना है आपको कि चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते या चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, वो कंजर्व रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चार्ज क्रिएट भी कर सकते हो और आप चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया इस सिस्टम कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, +3 कूलम चार्ज है और -2 कूलम चार्ज है और +1 कूलम चार्ज है। ठीक, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो वो है +2 कूलम। ठीक है, और टाइम के साथ ये जो नेट चार्ज है ये चेंज हो सकता है कि कहीं +1 कूलम क्रिएट हो जाए तो कहीं ना कहीं -1 कूलम भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज वो चेंज नहीं किया, वो अभी कितना है, +2 कूलम। ठीक है, हो सकता है कहीं से -2 कूलम डिसअपियर हो जाए तो कहीं से +2 कूलम भी डिसअपियर हो जाएगा, तो अब भी टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का, +2 कूलम। ठीक है, तो चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते या चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम चार्ज क्रिएट भी कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, इसमें चार्ज क्रिएट भी होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय भी होगा, लेकिन ये टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है तो वो अनस्टेबल है, वो डिके करता है और डिके टाइम उसका हाफ लाइफ कुछ होती है लगभग 12 मिनट के आसपास। ठीक है, 12 मिनट्स के आसपास। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब डिके करता है न्यूक्लियस के बाहर तो वो एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है, अब बताओ यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, 0, लेकिन चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, एक आपने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है और उतना ही आपने नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। क्लियर है? ऐसी एक और चार्ज क्रिएशन की प्रोसेस होती है, अगर कोई हाई एनर्जेटिक एक फोटोन है, हाई एनर्जी फोटोन है, गामा फोटोन कह सकते हैं इसको, गामा रेज की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और वो किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से निकलता है तो वो स्प्लिट हो जाता है और एक मास में कन्वर्ट, ये जो एनर्जी है वो पूरी मास में कन्वर्ट हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। ये प्रोटॉन नहीं है, इसको मुझे अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E- दिखा सकते हैं तो पॉजिट्रॉन को E+ दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 0। ये पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, मास में कन्वर्ट हुई। ठीक, हाई एनर्जेटिक फोटोन जब किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से निकलता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कुछ कि वो एक इलेक्ट्रॉन बना दे और एक पॉजिट्रॉन बना दे। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब इन दोनों के पास बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जो इसका मास होगा वही इसका मास होगा, जो इसका स्पिन होगा वही इसका स्पिन होगा, लेकिन जो चार्ज होगा वो इस पे इसके चार्ज का अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्लियर? ये पॉजिट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। क्लियर? और इसी की रिवर्स प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस का नाम होता है पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक पेयर प्रोड्यूस हुआ है। एक ऐसी इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अगर आपस में हिट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट चांसेस हैं इस बात के कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, कोलाइड करें, तो ये एनिहिलेट कर लें एक दूसरे को और क्या बन जाए, एक फोटोन एनर्जी सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है, 0, और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है, 0। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसमें चार्ज क्रिएट भी कर रहे हैं और चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 है और यहाँ पे भी क्या है, नेट चार्ज 0। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वांटा का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, तो जब भी कोई चीज, जब भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल क्वांटिटी पैकेट्स में होती है, ठीक है, डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटा, ठीक है। जैसे एनर्जी आती है, लाइट आती है, तो लाइट की फोटोन हाइपोथेसिस क्या है कि जब लाइट आती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स में आती है, उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। ऐसे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है वो पैकेट्स में होता है, ठीक है। या तो किसी ऑब्जेक्ट पे एक पैकेट चार्ज होगा, या किसी ऑब्जेक्ट पे 2 पैकेट चार्ज होगा, या किसी ऑब्जेक्ट पे 3 पैकेट चार्ज होगा, ठीक है। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो चार्ज उस जो पैकेट का चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्लियर, ठीक है। तो जो पैकेट है, जो क्वांटम है चार्ज का, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो क्वांटम है चार्ज का वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये क्वांटम है, ठीक है। तो या तो किसी ऑब्जेक्ट पे 1 ही चार्ज होगा, या 2 ही चार्ज होगा, या 3 ही चार्ज होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो -1 ही होगा, -2 ही होगा, -3 ही होगा, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर है आपको कि चार्ज एग्जिस्ट करता है वो पैकेट्स में करता है, और एक पैकेट में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो एक पैकेट के चार्ज के बराबर होगा, या 2 पैकेट का चार्ज होगा, या 3 पैकेट का चार्ज होगा, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस से जो चार्ज होगा Q, वो होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q = m, ठीक है। और चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस पे लगा सकते हैं +- n, ठीक। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, E का फ्रैक्शन होता है, जैसे क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो कुछ क्वार्क्स पे चार्ज होता है E/3 ± E/3, और कुछ क्वार्क्स पे चार्ज होता है ± 2E/3, ठीक है। तो इनमें चार्ज, तो क्वार्क्स को अगर आप देखो तो ये जो क्वांटम हाइपोथेसिस है आपकी, ये जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है जिसको हम कहते हैं कि Q = ±n, वो गलत होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वार्क पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 है, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 है। लेकिन ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब भी यही फॉर्मूला चल रहा है, क्यों, क्योंकि क्वार्क्स को फ्रीली आइसोलेट करना मुश्किल है, क्वार्क फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्वार्क्स हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, 3 क्वार्क्स से मिलके प्रोटॉन बना होता है। लेकिन आप क्वार्क्स को फ्रीली आइसोलेट नहीं कर सकते, तो अभी भी यही चल रहा है Q = n, ठीक है। तो अभी भी जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है, चार्ज का जो क्वांटम है वो किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, क्वार्क का चार्ज नहीं है, क्लियर। तो क्वार्क के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स, पहला पॉइंट, क्वार्क्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों दोनों जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। क्वार्क पे जो चार्ज होते हैं वो E/3 और 2E/3 के टर्म्स में होते हैं। क्वार्क पे जो चार्ज होते हैं वो 2E/3 और E/3 के टर्म्स में होते हैं, लेकिन कभी क्वार्क फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, फ्रीली आइसोलेट नहीं कर सकते हम उनको, ठीक है। तो अभी भी क्वांटाइज जो क्वांटा बना हुआ है चार्ज का वो क्या बना हुआ है, स्टिल E, ठीक है। क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल E, तो Q = ±n, ठीक। तो क्वार्क्स क्या होते हैं, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं, 3 क्वार्क होते हैं, 3 क्वार्क प्रोटॉन्स में होते हैं और 3 क्वार्क न्यूट्रॉन में होते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्क टोटल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स मिलती हैं क्वार्क्स की, और इनका कुछ नाम ऐसे है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज एंड टॉप बॉटम, क्लियर। तो ये 6 तरह के क्वार्क्स मिलते हैं, कुछ नेमिंग की है उनकी, आर्बिट्ररी नेमिंग है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ठीक है। जो ये 3 क्वार्क्स हैं, इन पे चार्ज होता है +2E/3
और ये जो ये क्वार्क्स हैं इन पे चार्ज होता है माइनस ई बाई टी, ठीक है। ये दोनों जो क्वार्क्स होते हैं अप और डाउन, इनका मास सबसे कम होता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वार्क्स मिलते हैं वो ये अप और डाउन मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये चार्ज, चार्म और स्ट्रेंज और ये टॉप और बॉटम ये काफी कम अमाउंट में मिलते हैं, ठीक। और इनके क्वार्क्स की कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। अब चेक करो, 2 अप क्वार्क्स होंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 2e/3 + 2e/3 4e/3, और एक डाउन क्वार्क होगा तो -e/3 तो +e फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्लियर। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं, ठीक है। अप क्वार्क होगा तो +2e/3, 2 डाउन क्वार्क है तो -2e/3, तो टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है ये प्रोटॉन के बारे में, क्लियर है। 2 अप क्वार्क है, इसका मतलब +2e/3 और एक डाउन क्वार्क है तो -e/3। आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको +e, क्लियर। न्यूट्रॉन के बारे में देखें तो एक अप क्वार्क है न्यूट्रॉन पे +2e/3 और 2 डाउन क्वार्क है तो -e/3 और -e/3, तो न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्लियर।